वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में। हम कर रहे हैं आपका सीरीज, हम एक एमसी की सीरीज कर रहे हैं पूरे क्लास 12 का चैप्टर वाइज। और अब तक हमने कहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक, यानी चैप्टर नंबर 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम आज का हमारा जो चैप्टर है वो हमारा अल्टरनेटिव करंट। तो बिना लेट के हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। और ये क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट उनके लिए भी है जो इस बार जेईई मेंस और नीट का पेपर लिखने वाले हैं। तो बोर्ड के इंपॉर्टेंट है ही, साथ में आपको ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको जेईई मेंस और नीट में भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर मैं लेवल एक बार लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जाके मेरा अल्टरनेटिंग करंट का मेरे 5 लेक्चर्स है, तो देख लेना। उसके बाद आप ये क्वेश्चन देख सकते हो। और जिनका तैयार है वो अपना पेन पेपर लेकर बैठ जाओ और अपना क्वेश्चन और उसका करेक्ट ऑप्शन लिखना स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन नहीं, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है ना। शायद बहुतों को हवा ना लगे, समझ ना आए, तो मैं बात करता हूँ। कह रहा है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ इज पाई/2। कह रहा है कि एक अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ के बीच जो हमारे पास वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है? वो अल्टरनेटिंग करंट और, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ के बीच जो एंगल कितना गिवन है, फेज डिफरेंस, हमें गिवन है पाई/2। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सर्किट। इसमें से कौन ऐसा है जो एक सर्किट का पार्ट नहीं हो सकता है, किसमें ये चीज नहीं होगी। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहला देखो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, सी एलोन। देखो हमें पता है कि अगर सिर्फ कैपेसिटर रहता है तो कैपेसिटर के लिए हम बनाते हैं पहला ऑप्शन नंबर ए का फेज डायग्राम। कैसा बनता है? ये बनता है हमारे लिए कैपेसिटर के लिए, जिन्होंने देखा होगा फेज डायग्राम उनको ये पता होगा कि कैपेसिटर के लिए वोल्टेज ये होता है और करंट ऊपर होता है। यानी यहाँ पर कौन आगे रहता है? यहाँ पर आगे रहता है करंट। किस केस में? कैपेसिटर में। तो कह रहा है इसमें से कौन नहीं होना हमसे पूछ रहा है, तो कैपेसिटर में तो होता है 5 पाई/2 का डिफरेंस। ऑप्शन नंबर ये नहीं हो सकता। बात करते हैं सी एलोन, यानी अगर ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी इंडक्टर में क्या होता है? करंट अगर होता है एक्स एक्सिस में तो आपका वोल्टेज कहाँ होता है? वो होता है आपका वाई एक्सिस में। देखो जिनको नहीं पता है एक बार ध्यान से वीडियो को सुनते रहना। ठीक है, ये किसके लिए? ये इंडक्टर के लिए। इसमें में भी पाई/2 होता है फेज का डिफरेंस, और यहाँ पर वोल्टेज आगे होता है और करंट पीछे होता है। कितने एंगल से? पाई/2 से। दोनों में पाई/2, लेकिन दोनों में ध्यान देना कि कैपेसिटर में करंट आगे होता है, वोल्टेज पीछे, और इंडक्टर में वोल्टेज आगे होता है और करंट पीछे। कितने एंगल से? पाई/2 के फेज डिफरेंस से। बात करते हैं एल एंड सी, इसका सर्किट कैसा बनता है? तो इसके लिए बात करें तो ऑप्शन बस सीख ले। देखो हमें पता है कि करंट हमेशा होता है एक्स एक्सिस में। ठीक है, इंडक्टर के लिए वोल्टेज कहां होगा? इसको लिखते हैं हम वी एल से। ये इंडक्टर का वोल्टेज हो गया। मैंने कहा था और ये हो गया हमारा वोल्टेज अक्रॉस किसके बीच का? कैपेसिटर के बीच का। तो यहां पर एंगल पाई/2 का भी है और ऊपर भी एंगल कितने का है? पाई/2 का। देखो मैंने भी पहले लिखा है यहाँ पर, है ना। ये हो गया इंडक्टर के लिए, ये हो गया हमारा कैपेसिटर के लिए। चलो यहां तक बात समझ आ गई। अगर इनका हम रिजल्टेंट निकाले तो इस VL और VC का, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं ऊपर हो सकता है। यानी इनका जो रिजल्टेंट होगा उसको आप कुछ ऐसे भी सकते हो, ये I हो जाएगा इधर एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में हम सकते हैं VL माइनस VC। ठीक है, तो यहां भी फेज डिफरेंस कितना रहेगा? पाई/2 का। ठीक है, याद रखना ये हम ऊपर कब लिखते हैं? ये हम तब लिखते हैं या इस जब VL इज ग्रेटर देन VC होता है तब। ठीक है, तो यहां भी पॉसिबल है, यहां भी फेज डिफरेंस पाई/2 का होगा। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, डी में ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? तो देखो डी में क्या होता है, डी में क्या होता है, ये तो हो गया हमारा करंट, और इसी के डायरेक्शन में होता है हमारा वी आर, है ना। रेजिस्टेंस अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होता है? वो आई के डायरेक्शन में ही होता है, यानी करंट के सेम फेज में होता है। करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है इन केस ऑफ रजिस्टर। ये भी पता होगा आपको बहुत, अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा कर अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर को। बहुत सीधा सा सिंपल सा कुछ चैप्टर है, थोड़ा ध्यान से दोगे पढ़ लोगे तो बहुत ईजी चैप्टर है। अब बात करते हैं, मैंने कहा था इंडक्टर में क्या होता है? वोल्टेज हमेशा वी एल होता है और ये हमेशा वाई एक्सिस में होता है, पॉजिटिव एक्सिस में। तो यहाँ पर अगर आप वी एल और वी आर का निकालोगे रिजल्टेंट, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? इनका रिजल्टेंट आता है यहाँ पर, ये होता है v, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? √/VR² प्लस VL²। ठीक है, कितना होता है? ये होता है हमारा VL² प्लस VR² से निकालते हैं रिजल्टेंट वोल्टेज। तो अब देखो यहाँ पर नेट वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना हो गया? इसको अगर मैं डिनोट करता हूँ फाई से, तो ये एंगल अब 90 डिग्री नहीं है। तो किस में नहीं होगा? आर और एल रहा तो नहीं होगा। याद रखना किस किस में नहीं होगा। अगर RL में भी नहीं होता है, आप बात करो अगर RC होगा तो भी नहीं होगा, है ना। सिर्फ कैपेसिटर रहे, सिर्फ इंडक्टर रहे,
या फिर कैपेसिटर इंडक्टर दोनों रहे। बस इसी केस में है जो पाई बाय 2 का होता है, यानी इन केस में क्या होगा, एंगल हमेशा पाई बाय 2 का रहता है। ठीक है, बाकी किसी केस में पाई बाय 2 नहीं रहेगा। बात समझ आ गई। पहला क्वेश्चन था, धमाकेदार क्वेश्चन था, शायद वीडियो को देखना। अब आगे क्वेश्चन आएंगे जो थोड़ा इजी होंगे आपके लिए भी। चलो बात करते हैं, आपके लिए अच्छा क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन शायद सबको आता होगा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए। कह रहा है एक अल्टरनेटिंग करंट हमें गिवन है I इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, I इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी हमें गिवन है किसी अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू। कह रहा है बताओ इसके आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू की करंट की वैल्यू कितनी होगी, है ना। हमें इसके धारा के वर्ग, माध्य मूल का मान और शिखर मान का मान बताओ कितना होगा। जल्दी देखो, करंट ऑप्शन में देखता हूँ किसी ने इसका तो एटलीस्ट नंबर क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर दे दो, है ना। देखते कितने लोग हैं जिसका करेक्ट आंसर दे पाते हैं, है ना। चैट बॉक्स में जल्दी से लिखते जाओ और कमेंट में अपना आंसर लिखते जाओ जल्दी से, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो हम जब भी बताओ कि अगर ये हमें गिवन है आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ पर इस आई नॉट को क्या बोलते हैं, इस आई नॉट को हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू, ना। पीक वैल्यू क्या होती है, आई नोट को हम बोलते हैं हमेशा पीक वैल्यू, इसको शिखर मान बोलते हैं। तो बात समझ आ गई। हमसे पूछा है सेकंड पार्ट में पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू कहाँ कहाँ पर आई नोट की वैल्यू, देखो एक ही बार में ऑप्शन नजर आ गया आपको, है ना। और आरएमएस वैल्यू क्या होती है, आई आरएमएस की वैल्यू होती है पीक वैल्यू, यानी आई नॉट को डिवाइड कर देना √2 से, तो ये होती है हमारी आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो देखो पहले हमसे पूछा है आरएमएस वैल्यू कितनी है, तो आरएमएस वैल्यू होगी आई नॉट बाई √2 और पीक वैल्यू कितनी हो गई आई नॉट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी टॉप में 2 हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो 2 का 2 होगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन आपके जैक बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है बताओ एक हमें ग्राफ गिवन है, किसके बीच में जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल और फ्रीक्वेंसी म्यू के बीच हमें ग्राफ गिवन है। तो कह रहा है बताओ इनमें से कौन सा ग्राफ है जो इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच का करेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, आपको निकालना है यहाँ पर करेक्ट रिलेशनशिप निकालना है। देखो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, आपके लास्ट ईयर मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन हुआ था, आया हुआ था। तो क्वेश्चन मैंने वहां से भी दिया है, पहले भी बहुत बार कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें जो फॉर्मूला लिखा है वो किसके लिए, एक्स एल। तो हमें पता है एक्स एल इक्वल टू क्या होता है, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं और इसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल। ठीक है, यानी यहाँ से एक्सएल की वैल्यू हो जाएगी, ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई म्यू, म्यू हो जाएगी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। अब देख के बताओ कि यहाँ पर एक्सेल और ये हो गया हमारे पास म्यू, ये दोनों कैसे डिपेंड कर रहे हैं, तो ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं डायरेक्टली। यानी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सएल भी बढ़ेगा, यानी आपका जब यानी एक्सएल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू हो जाएगा, है ना। 2 पाई म्यू एल, मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को म्यू से लिखा होगा इसलिए। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट रिलेशनशिप, यानी कैसा है ये लीनियर ग्राफ होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा लीनियर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से बी। बी इसका करेक्ट आंसर है कि जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी। याद रखना ग्राफ बहुत अच्छे से, बड़ा सिंपल सा ग्राफ है, इस पे आपको इस छोटे से फॉर्मूले पे आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है आगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, है ना। जल्दी से अपना करेक्ट आंसर लिखते रहो, है ना। जो लोग लाइव आ गए हैं जल्दी से अपना अपना करेक्ट आंसर लिखते रहना, है ना। क्वेश्चन नंबर और उसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और वीडियो के एंड में कमेंट जरूर करना कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिखता है कि विच क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना। एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप पर डाउन डाउन। तो जब हम स्टेप डाउन करते हैं तो कौन सी क्वांटिटी है जो बढ़ जाती है। तो हमें पता है कि जब भी स्टेप अप, है ना, स्टेप अप स्टेप डाउन में क्या होता है, कौन सी वैल्यू घट जाती है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होती है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, डिक्रीज करता है ना। याद रखना स्टेप डाउन में वोल्टेज तो हमेशा आपका डिक्रीज करता है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने देखना मेरा लेक्चर जाके अच्छे से, मैंने कहा था अगर वोल्टेज डिक्रीज करता है तो करंट जस्ट इसका उल्टा बिहेव करता है। क्या करता है, करंट करंट यहां पर हो जाता है इंक्रीज। ठीक है, क्या होगा, करंट क्या होगा आपका, करंट यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। और एक चीज और याद रखना, पावर हमेशा कांस्टेंट रहती है, पावर नहीं बढ़ती है, पावर यहाँ पर कांस्टेंट रहती है। दूसरी बात और याद रखना कि फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहती है। इसके साथ ये 4 पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। स्टेप डाउन के लिए तो क्या होगी, जो यहाँ पर बढ़ जा रही है वो ध्यान से देखो, वो कौन सी क्वांटिटी है जो बढ़ने वाली है, वो करंट आपकी है जो बढ़ जाती है। क्या, जब भी अगर स्टेप डाउन
ट्रांसफार्मर में करंट क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज करता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, बात समझ आ गया। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन 5 कह रहा है बताओ इन द इम्पीडेंस ऑफ ए सर्किट व्हेन रेजिस्टेंस आर एंड एन इंडक्टर एल आर कनेक्टेड इन सीरीज द सर्किट ऑफ, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ है, तो बताओ उसका इम्पीडेंस कितना होगा। हमसे इम्पीडेंस की वैल्यू पूछी गई, हमें उस प्रतिपथ की प्रतिबाधा पूछी गई है। जब हम इसमें प्रतिरोध और प्रतिपथ को लगाया है श्रेणी क्रम में, यानी कुछ इस टाइप से हमने एक सर्किट लगाया होगा, एक रेजिस्टेंस लगा दिया है और एक हम लगा दिया इंडक्टर, और उसको किसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज से हमने जोड़ दिया है, तो बताओ, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी हो, फ्रीक्वेंसी एफ है, तो बताओ इसका नेट इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा। यानी हमसे पूछा गया है जेड की वैल्यू, है ना, इंपीडेंस बोलते हैं इसको। तो जेड की वैल्यू क्या आती है, जेड की वैल्यू होती है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, क्वेश्चन में मैंने बताया था कि एक्स सेकंड बताया था मैंने कि एक्सएल की वैल्यू कितनी थी, तो हो जाएगा आर स्क्वायर, और एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, यानी इसको लिख सकते हो आप ओमेगा एल का होल स्क्वायर, और क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और ओमेगा एल की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई एफ इंटू एल का होल स्क्वायर। और यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, एफ का स्क्वायर एफ स्क्वायर, और एल का स्क्वायर एल स्क्वायर। देखो क्या ये ऑप्शन कहीं नजर आ रहा है आपको, है ना, देखना क्या ये ऑप्शन कहीं नजर आ रहा है आपको, देख के बताओ जल्दी से, कुछ ऐसा ऑप्शन नजर आ रहा है। तो हाँ सर, ये क्वेश्चन कहीं कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहा है, कहाँ पर, 3 या 2 में। ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना, आर पे भी स्क्वायर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 में करेक्ट ऑप्शन है ना। 2 पे गलत मत कर देना, है ना। 2 पे देखो आर है, आर स्क्वायर नहीं लिखा है वहां पर, इसको गलत मत कर जाना कभी कभी भी। ठीक है, बात समझ आ गई। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आते क्वेश्चन नंबर 6 की लिख रहा है द पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज 220 वोल्ट मींस, है ना, एक एसी वोल्टेज हमें गिवन है, सप्लाई वोल्टेज है वो कितनी 220 वोल्ट गिवन है। तो कह रहा है बताओ उसकी पीक वैल्यू क्या होगी। याद रखना आपके घर में जो 220 वोल्ट आता है, आपने देखा होगा लिखा होता है, वो 220 वोल्ट होती किसकी है, तो वो वोल्टेज होती है, आरएमएस वैल्यू होती है, याद रखना, है ना। आपके घर में जो भी सप्लाई वोल्टेज आता है वो आरएमएस वैल्यू होती है, पीक वैल्यू नहीं होती है। और वी आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, यह होता है पीक वैल्यू, यानी वी नॉट डिवाइड बाय रूट 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 2 टाइम्स ऑफ वी आर एम एस, दैट मीन्स कितना हो जाएगा ये 220 इंटू रूट 2, है ना, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ एक थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा ऑप्शन देख लेना कि इससे आप कर लो गायब, है ना। 200 रूट 2, 230 रूट 2, थर्ड ऑप्शन है आपका 220 रूट 2, और फोर्थ ऑप्शन है 240 रूट 2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये आपकी पीक वैल्यू है ना 220 रूट 2। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखना जो भी आपके घरों में सप्लाई वोल्टेज आता है ये वी आर एम एस ही होता है ना, वर्ग माध्य मूल होता है, वी आर एम एस वैल्यू होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है आपकी, जो भी सप्लाई वोल्टेज आपके घरों में आती है ना, एसी करंट की। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर लिख रहा है द इम्पिडेंस ऑफ फ्लोइंग सर्किट विल बी, इस सर्किट का इम्पिडेंस कितना होगा। तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर एक गिवन है हमें रेजिस्टेंस, और एक गिवन है इंडक्टर, है ना, एक आर गिवन है और एल गिवन है। हमें एल गिवन नहीं है, इस एल की जगह हम इसकी एक्स एल की वैल्यू गिवन है ना, इसको एल मत लिखो क्योंकि हमें वो ओम में दिया हुआ है ना। तो ओम में क्या है, उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस गिवन है एक्स एल। तो क्या बताओ इसकी इंपिडेंस की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो मैंने अभी लिखा था इंपिडेंस का, है ना, देखिए मैं देता हूँ आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 10 से 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से जिनको आता है जल्दी से कमेंट में चैट बॉक्स में जल्दी से लाइव अपना आंसर लिखो, और जिनको नहीं आता है वो मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनना अभी, है ना, जब मैं इसका भी कराऊंगा सॉल्यूशन। देखते हैं कितनों को, किनका तैयारी अच्छा है, कौन कहाँ से पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कौन कितनी रिविजन कर रहा है, ये बात आपको यहाँ से पता चल जाएगी। ये वो क्वेश्चन है जो आपको नीट में देखने को मिल सकता है ना, नीट तक में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, जिनका बन गया है वो जल्दी से कमेंट ऑप्शन क्या होगा 1 2 3 4, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 1 2 3 4, जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में, है ना। बहुत कम लोग आजकल लाइव आते हैं, है ना, ये मैं देख रहा हूँ आजकल की, लग रहा है पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना, लगता है कि जब मॉडल पेपर आएगा डेट आएगा तभी पढ़ना स्टार्ट करें, गलती मत करना, पढ़ लो अभी से, है ना, अभी टाइम पे पढ़ लो। ठीक है, बाकी टेस्ट के लिए मैं टेस्ट के लिए क्या आपको भटकने की जरूरत नहीं है, टेस्ट में यहाँ ले रहा हूँ लाइव। चलो बात करते हैं हम आर, जेड की वैल्यू क्या होती है, जेड की वैल्यू होती है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, मैंने भी कुछ देर पहले लिखा था।
देखो आर की वैल्यू कितनी गिवन है, आर में गिवन है 200 ओम, तो क्या करोगे 200 का स्क्वायर, प्लस एक्सएल की वैल्यू कितनी गिवन है 150 ओम, तो क्या लिखोगे 150 का स्क्वायर। मुझे कैसे पता चला ये एक्सएल गिवन है, क्योंकि यहाँ पर ये सर्किट बना हुआ है, देखो ये इंडक्टर है ना इसलिए। ठीक है, ये आर क्यों है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का सिंबल है इसलिए। कैलकुलेट करते हैं कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 225, सॉल्व करना तो आ जाएगा रूट नंबर 625। रूट ओवर 625 किसका होता है 25 का होता है ना। इसमें 2 जीरो और ऐड कर लो ना, जीरो हो जाएगा, और ये 225 डबल जीरो का, और यहाँ भी एक और जीरो लगा देना, तो आ जाएगा डबल जीरो आ जाएगा, और आंसर आएगा 250 ओम, है ना, ध्यान देना थोड़ा सा। तो ये आ जाएगा आपका 250 ओम होगा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ से करेक्ट, है ना। जिनको नहीं आता है ये कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लो मेरा, है ना। जिनको नहीं आ रहा है ना, जिनको नहीं आता है ये फिर से चेक कर लो सारा कैलकुलेशन। ठीक है, बात समझ आ गई। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 8 की, चले आगे। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे अच्छे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन कर लोगे आपको तो बोर्ड के लिए पढ़ना ही नहीं पड़ेगा इतना, बोर्ड में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो बोर्ड वाले मॉडल क्वेश्चन आला इवन आपके जो बोर्ड एग्जाम में पेपर आएंगे वो भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे। चलो बात करते हैं, दिखता है द रिएक्टिव कैपेसिटेंस सी इज एक्स, है ना। देखो थोड़ा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम थोड़ा उनका ऑप्शन थोड़ा अलग है थोड़ा सा, है ना, चेक करना अच्छे से। तो कह रहा है कि रिएक्टिव रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर गिवन है हमें एक्स, कह रहा है बोथ फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस आर डबल, है ना। उसकी धारिता और आवृत्ति को दोनों को कितना कर देते हैं हम, दुगुना कर देते हैं, डबल कर देते हैं। तो बताओ क्या न्यू रिएक्टेंस कितना होगा, नया प्रतिघात कितना होगा। ठीक है, जिनको आता अच्छी बात है, नहीं आता है तो जल्दी से कैलकुलेट करो और बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, है ना। ऑप्शन आप ये मत चेक करना है, इस ऑप्शन काट लो, है ना। ऑप्शन आप देखोगे कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन देखना आप जो मैंने लिखा है इंग्लिश मीडियम में ऊपर लिखा हुआ है उसी को आप करेक्ट ऑप्शन मानना। देखो बताओ ए एक्स होगा, बी 2x होगा, सी 4x होगा, या डी x/4 होगा। चलो हम करते हैं इसका यहाँ पर सॉल्यूशन। तुम्हें पता है कि एक्स सी की वैल्यू की नीति होती है, ये होती है 1/ओमेगा सी होती है, याद रखना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, और कहते हैं एक्स सी के लिए होते हैं 1/ओमेगा होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी एफ इंटू सी, ये होता है हमारा एक्स सी का फॉर्मूला। कह रहा है कि हमें अगर इसकी वैल्यू अगर एक्स गिवन है कब, जब ये 1/2 पाई एफ सी है। ठीक है, अब कह रहा है फ्रीक्वेंसी को कर दो डबल, तो अब मान लो फ्रीक्वेंसी को डबल करने पर अब जो नया रिएक्टेंस आ रहा है वो मान लो एक्स डैश हो जाता है। ठीक, कब हो रहा है, जब हम क्या कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को डबल कर दो, यानी 2 पाई तो कांस्टेंट रहेगा, डबल क्या कर रहे हैं हम फ्रीक्वेंसी को, ये एफ को हम डबल कर रहे हैं, तो एफ की जगह लिख लो 2 उसने कहा फ्रीक्वेंसी को डबल करना है, आवृत्ति को डबल करना है, और क्या डबल करना है उसकी कैपेसिटेंस को भी डबल करना है, यानी जो वैल्यू सी है वो भी कितनी हो जाएगी 2c कर लो। तो सी की जगह क्या लिख दिया मैंने 2c लिख दिया। अब कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 2 पाई एफ सी लिख सकते हैं, है ना। मैंने क्या किया यहाँ पर इस 2 और इस 2 को मल्टीप्लाई करके लिख दिया बाहर 4। ठीक है, क्यों लिखा है अभी देखो आपको रीजन समझ आ जाएगा, क्योंकि हमें जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, हमें ऑप्शन में कैसे किसके टर्म में गिवन है एक्स के टर्म में गिवन है। तो हो जाएगा एक्स डैश की वैल्यू हो जाएगी, है ना, 1/4, है ना, इंटू 1/2 पाई एफ सी। ठीक है, अब थोड़ा देख के बताओ इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1/2 एफ सी की वैल्यू कितनी थी एक्स थी। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, यहां से हो जाएगा एक्स डैश की वैल्यू हो जाएगी 1/4 इंटू ऊपर रहेगा एक्स सी, यानी वैल्यू कितनी आ गई x/4 आ जाएगी, यहां से आपकी करेक्ट आंसर कितना होगा x/4 कितना होगा। फ्रीक्वेंसी को डबल कर दो, कैपेसिटेंस को डबल कर दो, तो आपकी जो उसकी इंपिडेंस है या जो रिएक्टेंस वो कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा x/4। ठीक है, बात समझ आ गया। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जिनको नहीं आता है जल्दी से जुड़ जाओ, ये क्वेश्चन देखते हैं किनको आता है अच्छे तरीके से करना, है ना। ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोग गलत करते हो जिनको अगर अल्टरनेटिंग का मतलब ही समझ नहीं आता, है ना। अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है अगर यही समझ ना आ जाए तो इसको आप कभी नहीं कर पाओगे, एकदम बेसिक इक्वेशन है आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, है ना। मैं हिंट देता हूं इसको कि करना क्या है ना, किसे बोलते हैं। तो हमारे पास जो सिलेबस में हमें जो पढ़ना है मेनली वो क्या क्या पढ़ना है, हमें दो टाइप के वोल्टेज पढ़ने हैं अल्टरनेटिंग में, दो टू फॉर्म ही हमें पढ़ने हैं। ठीक है, वो कौन कौन सा फॉर्म है, जिनको आता है करेक्ट आंसर लिख दो जल्दी से, देख लो और मैं चैट में किसने किसका करेक्ट आंसर लिख रहा है 10 का ए बी सी डी क्या होगा करेक्ट आंसर। तब तक मैं बताता हूँ इनका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देखना।
दो होती है वैल्यू, एक होती है वी एम, या तो वो साइन ओमेगा टी के फॉर्म में रहे, है ना, अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है तब, या तो वी एम साइन ओमेगा टी के फॉर्म में रहे या फिर वी एम कॉस ओमेगा टी के फॉर्म में रहे। यही दो है जो किसको शो करता है, हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन होता है। किसके लिए? ट्रिगोनोमेट्रिक का इक्वेशन रहा तब, अगर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में रहा तब यही दो इक्वेशन हो सकती है। बाकी साइन कॉस, है ना, साइन होगा, कॉस होगा, टैन कॉट नहीं होता है, एक्समेन एक्सपोनेंशियल भी नहीं होता है। ठीक है, तो देखो इन दोनों में से कौन सा फॉर्म हमें गिवन है करेक्ट ऑप्शन में, वो देखो हमें गिवन है साइन का, यानी साइन वाला ही होगा करेक्ट, और कोई नहीं होगा। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, हम बात करते हैं 11 की। लिख रहा है द फेज रिलेशनशिप बिटवीन, है ना, हमें फेज रिलेशनशिप फाइंड करना है किसके बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में। किस के केस में हमें वो फाइंड करना है? प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए। किसके लिए बात करना है? प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए बात करना है, हम इसके लिए पूछा गया है। ठीक है, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए हमें कैलकुलेट करना है, तो कैसे देखो क्या होता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, फेज डिफरेंस कितना होता है करंट और वोल्टेज के बीच में। चलो बताता हूँ, जल्दी बताओ। प्योर रेजिस्टिव सर्किट रहा तो उसमें सर्किट में, है ना, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट यानी फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट वी एंड आई कितना होता है? ये होता है आपका 0 डिग्री होता है, याद रखना। 0 डिग्री का मतलब क्या होता है? वोल्टेज और करंट सेम पॉइंट से स्टार्ट होंगे, एक साथ स्टार्ट होंगे और एक साथ चलेंगे। ठीक है, जब वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो होना चाहिए, हाँ ये ध्यान रखना, जब वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो होना चाहिए, जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम होगा, इसका मतलब ये होता है जीरो, है ना, और दोनों एक साथ चलेंगे। तो देखो अब यहां पर कौन है जो एक एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं? देखो ऑप्शन वन तो नहीं हो रहा, क्योंकि ऑप्शन वन वन में देखोगे तो वोल्टेज स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से ओ से, करंट यहां स्टार्ट हो रहा है, ये नहीं हो सकता, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट होने चाहिए, है ना। किसमें? रेजिस्टिव सर्किट में, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। यहां भी नहीं है, देखो करंट ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, वोल्टेज नीचे से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। बी में देखते हैं तो हाँ, बी में वोल्टेज करंट सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों का मैक्सिमम वैल्यू भी सेम पॉइंट पर आ रहा है। फिर देखो दोनों की जीरो एक साथ हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है वो बी है। चेक करते थोड़ा सा हम यहाँ पर डी में, क्या डी में ऐसा है कि नहीं। तो देखो डी में क्या देखा जा रहा है कि दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये तो हो सकता है, लेकिन लेकिन ध्यान देना कि मैक्सिमम वोल्टेज जहां पर वी की मैक्सिमम है वहां पर करंट नेगेटिव में मैक्सिमम है ना, दोनों एक साथ पॉजिटिव मैक्सिमम नहीं हो रहे हैं, है ना। क्या हो रहा है सेकंड पॉइंट पे, वोल्टेज जब पॉजिटिव मैक्सिमम है तो करंट नेगेटिव में मैक्सिमम जा रहा है, यानी नेगेटिव में मैक्सिमम जा रहा है, दोनों पॉजिटिव मैक्सिमम एक साथ नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा, यानी ये तीन ऑप्शन तो नहीं है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका? बी है। ठीक है, याद रखना, थोड़ा ध्यान से देखना चीजों को। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 12 की। लिखता है इन केस ऑफ इंडक्टर, है ना, देख रहा हूं लाइव में बहुत लोग जो आते हैं जो कि कमेंट नहीं करते हैं, बस सुनते रहते हैं। देखो आपको जो भी आता है, जो आपको आता है कमेंट में लिखो, है ना, चैट में लिखो सर ये आया, नहीं समझ आया तो बाबा कहता हूँ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पर आके अपने क्वेश्चंस पुट करो, हम वहां पर सॉल्यूशन बताएंगे, है ना। सिर्फ पढ़ाई की बातें करना टेलीग्राम ग्रुप में, पढ़ाई की बात करोगे हाँ, सब कुछ हेल्प करेंगे। पीडीएफ मैंने कहा पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, जैसे आपका मॉडल पेपर आ जाए मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, पहले आप सारे लेक्चर को ध्यान से सुनो और लिखो, अभी टाइम है आपके पास, आप लिख सकते हो। चलो बात करते हैं इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर। प्योर कंडक्टर में क्या होता है, तो मैंने बताया था, चलो प्योर इंडक्टर में क्या होता है, तो देखो मैंने बनाया था ग्राफ, है ना। प्योर इंडक्टर में क्या होता है कि अगर ये आपका करंट है एक्स एक्सिस में, तो इंडक्टर में वोल्टेज कहाँ होता है, ऊपर या नीचे, पॉजिटिव एक्सिस में या नेगेटिव एक्सिस में। तो इंडक्टर केस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है आपका वोल्टेज। ठीक है, यानी कौन आगे चलता है, आगे रहता है हमारा कौन, वोल्टेज आगे रहता है, करंट रहता है पीछे, कितने से, पाई/2 से। तो अगर वोल्टेज आगे है तो उसको बोलते हैं लीड करना, वोल्टेज पीछे है तो तब हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज लैग कर रहा है ना, याद रखना। वोल्टेज आगे होगा तो बोलेंगे वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को, और अगर लैग लिखा है, वोल्टेज लैग लिखा है, दैट मीन्स वोल्टेज पीछे है करंट से। तो यहाँ पर वोल्टेज आगे है, दैट मीन्स वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को, कितने एंगल से, पाई/2 से। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, यहां से होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, वोल्टेज लीड कर रहा है मतलब आगे है करंट से, कितने एंगल से, पाई/2 से। बात समझ आ गई। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन आपके नीट में तो क्वेश्चन देखने को भी मिल जाते हैं बहुत बार, जैसे लास्ट ईयर बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, आपका पीक वैल्यू पूछी गई थी, है ना, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13,
है 13 एक और अच्छा क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन है आपके लिए। फॉर्मूला पढ़ा है तो बहुत इजी है, नहीं पढ़ा है तो फिर पढ़ लो, है ना, सुन लो। चलो बात करते हैं। लगता है द इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना, द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर कितनी गिवन है? 1/π हेनरी गिवन है। इसकी यानी हेनरी क्या गिवन है हमें, इसकी एल की वैल्यू गिवन है, वो कितनी है देखो, हेनरी में है ना, तो यानी वो 1/π हेनरी गिवन है। ठीक है, 1/π हेनरी गिवन है, क्या गिवन है हमें, इसकी इंडक्टर की वैल्यू गिवन है। और हमें एक आवृत्ति गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? फ्रीक्वेंसी गिवन है 15 हर्ट्ज। तो हमसे पूछा है, बताओ, है ना, ओम लिखा है, मतलब हमसे इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा है कितनी होगी। दैट मीन हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है एक्स एल की वैल्यू कितनी होगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल, पता है। ओमेगा क्या लिखते हैं हम लोग, 2πf/एल। ठीक है, अब वैल्यू को पुट करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो हो जाएगा 2 × π, एफ की वैल्यू पुट कर दो, 50 हर्ट्ज गिवन है। और एल की वैल्यू कितनी गिवन, देखो 1/π गिवन है। देखो पाई से पाई को मारेगा, कौन बच जाएगा, 2 × 50 कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 100। और यूनिट क्या होता है, ओम। याद रखना, एक्स एल और एक्स सी का यूनिट क्या होता है, ओम ही होता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ से ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। समझ आ गई? समझ आया तो एक बार यस लिख दो जल्दी से चैट में, है ना। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। वीडियो को देखने के बाद वीडियो को एक बार फिर से आप इसको पॉज करके रिवाइंड करके देख सकते हो ना, रात में सोने के पहले एक बार फिजिक्स वीडियो को एक बार देख लेना। चलो बात करते हैं, अब कह रहे हैं कि फिर से, इन ए प्योर कैपेसिटिव सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सर्किट इज डबल द कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितनी होगी। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था, सेम क्वेश्चन है। हमें पता है कि एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2πf/c। क्या कह रहा है यहाँ पर, हम किसको डबल कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स को डबल कर रहे हैं, यानी एफ को हम 2f कर दे रहे हैं। तो बताओ अब नया इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना हो गया, यानी अब नया एक्सी की वैल्यू कितनी होगी। तो अब जो नया एक्सी की वैल्यू होगी वो मान लो एक्सी डैश हो जा रही है, कब, जब हम फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, यानी 2πf। और एफ की जगह क्या लिख देते हैं हम, डबल करें 2f कर दे रहे हैं इंटू सी। फिर बताया मैंने क्या क्या, इस किसी एक 2 को लिख लो बाहर, तो 1/2 लिख लो। और इसको लिख सकते हो 1/2πfc, अलग अलग कर लिया। ये हो जाएगा 1/2 इंटू, और 1/2 एफ सी के लिए कितनी थी, उसकी वैल्यू थी ऊपर में देखना एक्स सी थी उसकी वैल्यू। तो वैल्यू कितनी हो गई, XC/2। यानी जो नया कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, वो पुराने वाले का हाफ हो जाएगा, है ना। 1/2 हो रहा है ना, कितना हो रहा है, 1/2 हो जा रहा है। तो कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है। यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हो जाएगी, कम होती है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन में जल्दी से 15 की, जल्दी से बताओ, फिर से आता क्वेश्चन, एक्सी और फ्रीक्वेंसी के बीच बताओ ग्राफ सही कौन सा है। चलो जल्दी से देता हूँ, एक बार ग्राफ को देखो, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में देखो कौन कौन सा, है ना, कौन सा ग्राफ आपका सही नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं, मैंने भी इसका पहले कुछ देर पहले फॉर्मूला बताया था, अभी लास्ट क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला बताया, लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी को मैं लिख रहा हूँ न्यू से, तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/2π/न्यू/सी। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर रिलेशनशिप किसके बीच में, एक्सी और फ्रीक्वेंसी के बीच में हमें ग्राफ गिवन है ना। एक्सी और फ्रीक्वेंसी के बीच में हमें ग्राफ पूछा गया है, तो हम इसके बीच में हम देखेंगे रिलेशनशिप क्या है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/न्यू, फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली डिपेंड करता है। और ऐसे चीज का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे चीज का ग्राफ हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, वो स्टेप से बनता है। तो यहाँ से देखो करेक्ट ऑप्शन कौन नजर आ रहा है आपको, वो नजर आ रहा होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ग्राफ वाले क्वेश्चन तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहते हैं, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ आ गई। अब आते हैं, अब जैक बोर्ड के और जो बिहार बोर्ड के एग्जाम दे रहे बच्चे, उनको ध्यान रखना कि वो आपको इसका ग्राफ पूछ सकते हैं, कि फॉर्मुला लिखो और इसका ग्राफ ड्रॉ करो। तो आपको ये ग्राफ याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना, जो नहीं पढ़ा थोड़ा सा मैं इसको आप एक्सप्लेन में कर दूंगा, थोड़ा अच्छे से याद रखना। कह रहा है इन विच ऑफ द फ्लोइंग सर्किट द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इज ऑब्जर्व। देखो किसी भी सर्किट में अगर एलिमेंट लगाओगे ना, इंडक्टर कैपेसिटर ये सब लगाते हो, तो पावर लॉस होता है। कह रहा है बताओ मैक्सिमम पावर कब लॉस होगा, है ना, पावर मैक्सिमम कब लॉस होगा। तो मैक्सिमम पावर हमसे पूछा है प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टर और प्योर रेजिस्टिव, कब मैक्सिमम पावर लॉस होता है।
तो देखो पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, पावर लॉस का फॉर्मूला होता है, वो होता है फॉर्मूला याद रखना, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, है ना, इंटू कॉस फाइव होता है। फाइव क्या होता है, फेज डिफरेंस वोल्टेज एंड करंट, है ना, ये पावर लॉस का फॉर्मूला है, याद रखना, ठीक है। फाइव क्या होता है, फाइव होता है यहाँ पर फेज डिफरेंस, यानी वो एंगल बिटवीन वोल्टेज और करंट में। तो कह रहा है ये लॉस मैक्सिमम कब होगा, तो याद रखना ये जो पावर लॉस है ना, जब हम बात करें पावर लॉस, इसकी वैल्यू कितनी कितनी होती है। अगर ओनली इंडक्टर लगा है, अगर ओनली इंडक्टर लगा है तो पावर लॉस होता है जीरो। कैपेसिटर की बात करो तो कैपेसिटर में भी कितना होता है पावर लॉस, अगर सिर्फ कैपेसिटर लगा है, प्योर कैपेसिटर है, तो पावर लॉस हमेशा जीरो होता है। और रजिस्टर में कितना होता है, तो रजिस्टर अगर ओनली रजिस्टर लगा है तो उसमें पावर लॉस की वैल्यू होती है वो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस के इक्वल होती है ना, याद आएगा क्यों, क्योंकि फेज डिफरेंस फाई, फाई क्या होता है, फाई की वैल्यू होती है प्योर इंडक्टर में पाई बाई टू, तो कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो हो जाती है, इसलिए वो पावर लॉस भी जीरो होता है। कैपेसिटर के केस में भी करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल कितना होता है, यानी कैपेसिटर के केस में भी वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल होता है पाई बाई टू, तो वहां भी कितना हो जाएगा कॉस पाई बाई टू, जीरो, तो पावर लॉस हो जाता है जीरो। और रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस के केस में एंड यानी फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच कितना होता है जीरो डिग्री, और कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू हो जाती है वन, इसलिए हो जाता है पावर लॉस हो जाता है सिंपल वी आर एम एस और आई आर एम एस के इक्वल। और मैक्सिमम पावर लॉस कहाँ होगा, वो हो जाएगा हमारा रजिस्टर के केस में, ठीक है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में ना, कभी भी आए याद रखना प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर कभी भी पावर लॉस नहीं करते हैं, नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं, प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर, पावर लॉस कौन करता है, सिर्फ रजिस्टर। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आता है एलसीआर सर्किट, जिन्होंने एलसीआर सर्किट पढ़ा है, लेक्चर देखा है सीरीज एलसीआर सर्किट, उनके लिए क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक सर्किट में क्या क्या लगा हुआ हमारे पास, रजिस्टर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है और कैपेसिटर लगा हुआ है, तो पूछ रहा है बताओ वहां पर फेज एंगल कितना होगा, यानी फेज डिफरेंस कितना होगा वोल्टेज और करंट के बीच का। तो इसके लिए देखना, मैंने जब एलसीआर सर्किट का एक लेक्चर लिया तो मैंने वहां पर इस सारे फॉर्मूले को बताया बड़े अच्छे तरीके से। देखो क्या होता है कि याद रखना ये हमारा होता है रजिस्टर, नीचे होता है हमारे पास एक्स सी की वैल्यू, ऊपर होता है इंडक्टर एक्स एल, ठीक है। इसका अगर आप इक्विवेलेंट बनाओगे तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बन सकता है, इक्विवेलेंट बन जाता है ये आर हो जाता है, ये हो जाता है हमारा एक्स एल माइनस एक्स सी, ठीक है। इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कहाँ आएगा, वो कहीं यहाँ पर आएगा रिजल्टेंट, और ये होता है हमारे पास वो फेज एंगल फाइव होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ से और इसको अगर आप ज्वाइंट करो तो यही वैल्यू आपकी एक्सएल माइनस एक्सी है, ठीक है। कौन कौन सी वैल्यू है, देखो ये हो गई आपकी एक्स आर की वैल्यू, ठीक है, ये जो लाइन हो गई ये बन गई आपकी एक्स एल माइनस एक्स सी की वैल्यू। तो tan फाइव की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो फॉर्मूला निकालो क्या होना चाहिए इसे, तो tan फाइव की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से परपेंडिकुलर कौन है, एक्स एल माइनस एक्स सी, और बेस कौन है यहाँ पर, रेजिस्टेंस आर। कितनों को पता था ये क्वेश्चन, जल्दी कितना, यस हाँ सर पता था, है ना, कमेंट बॉक्स में जो लिखो, मैं देख रहा हूँ स्लैप चैट में कि कितने लोग हैं जो इसका करेक्ट आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। कितना होगा, एक्सएल माइनस एक्सी होगा, एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ध्यान देखना यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, वो ऑप्शन नंबर आपका ए है, tan फाइव की वैल्यू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, ठीक है, बात समझ आ गई। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 18 की। चलो ये क्वेश्चन मैंने अभी कुछ देर पहले कराया था, वही क्वेश्चन फिर से है। कह रहा है इधर हमें ग्राफ में क्या क्या गिवन है, हमें फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंस क्या क्या गिवन है, एक्स वन और एक्स टू गिवन है, ठीक है। अब ये x1 कौन है, x2 गिवन क्या है, ये मुझे नहीं पता, किसमें एक तो कैपेसिटर है, एक कोई इंडक्टर हो सकता है और उसमें कोई एक रेजिस्टर भी हो सकता है। तो पूछे बताओ ये x1 क्या है और ये x2 क्या क्या है। अभी मैंने बताया था जो तो कुछ देर पहले कि ये ग्राफ किस किस का होता था, ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसका होता था, है ना, ये ग्राफ किस चीज के लिए होता था और ये ग्राफ किसके लिए होता था, जल्दी से बताओ, है ना, प्रतिबाधा और आवृत्ति में ऐसा जो ग्राफ बनता था ये किस किस के लिए बनता था, है ना। तो पहला वाला किसके लिए बनता था, पहला हमारा बनता था कैपेसिटर के लिए, पता है कैपेसिटर के लिए क्या होता था, एक्स सी इक्वल टू, डिपेंड करता था कैसे, वन अपॉन टू पाई एफ सी, तो यहाँ पर क्या, और
एक्स एल का फॉर्मूला क्या होता था? एक्स एल का फॉर्मूला था 2 पाई एफ इंटू एल। तो डिपेंड कह रहा है एक्स सी डिपेंड कर रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और एक्सएल कैसे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली। डायरेक्टली का ग्राफ कैसे बनता है? डायरेक्टली ग्राफ बनता है ऐसे, और इनवर्सली ग्राफ कैसे बनता है? इस टाइप से। ठीक है, तो पहला ग्राफ कितना है? x1 किसका है? x1 हमारा एक कैपेसिटर होगा, और x2 क्या होगा? जो ग्राफ लीनियर ग्राफ बन रहा है वो हमारा एक इंडक्टर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है ना। x1 एक धारिता है यानी कैपेसिटर है, और x2 क्या है? आपका एक इंडक्टर है यानी एक प्रेरकत्व है। समझ आ गया? बात समझ आ गई? देखो ग्राफ से ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन वाले नीट में पूछते हैं बहुत ज्यादा ऐसा क्वेश्चन, है ना, और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है, थोड़ा अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द लिख है द कोर ऑफ एनी ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड, है ना, किसी भी ट्रांसफार्मर के कोर को हम लैमिनेट करते हैं, क्यों करते हैं? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, याद रखना, क्योंकि इसका लाइट वेट होता है, क्योंकि ये हमारे ट्रांसफार्मर को स्ट्रांग बनाता है, या सेकेंडरी वोल्टेज को बढ़ाता है? नहीं, लैमिनेट इसलिए करते हैं क्योंकि ये रिड्यूस करता है एडी करंट को, है ना। एडी करंट क्या होता था कि किसी मेटल प्लेट को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाए तो क्या होता था? उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस होता था। ईएमएफ इंड्यूस होने से क्या होता था? एक करंट जनरेट होता था, इसको बोलते हैं एडी करंट। और करंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस जितना ज्यादा होगा एनर्जी का लॉस उतना ज्यादा होगा। इसलिए वो करंट कम हो, करंट कम होने से हीट जनरेट कम होगा, हीट जनरेट कम होगा तो एनर्जी का लॉस भी कम होगा। इसलिए उस एनर्जी लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर के कोर को लैमिनेट कर देते हैं। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि टू रिड्यूस एडी करंट, एडी करंट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर के कोर को लैमिनेट कर देते हैं, उसका लैमिनेशन कर देता है। बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द इम्पीडेंस इन सीरीज सर्किट इज, है ना। कह रहा है जब इम्पीडेंस होगा उस समय, है ना, यानी जब जब रेजिडेंस होगा, एट रेजिडेंस फ्रीक्वेंसी होगा, उसमें बताओ एलसीआर सर्किट की इम्पीडेंस कितनी होगी, है ना, उसकी प्रतिरोधकता कितनी होती है, उसका प्रतिरोध कितना हो जाता है, यानी हमसे पूछता है जेड की वैल्यू, ध्यान देना। ठीक है, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी याद रखो। सबसे पहले मतलब होता है क्या, जिनको नहीं पता है, देखो हमें पता है कि एलसीआर सर्किट में जो जेड की वैल्यू होती है वो फॉर्मूला होता है, जेड का फॉर्मूला क्या होता है? जेड इक्वल टू हो जाता है, हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, है ना, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। याद रखना, एट रेजोनेंस, जब रेजोनेंस होगा उस समय एक्स एल इक्वल टू एक्स सी हो जाता है ना, एक्स एल इक्वल टू एक्स सी जाता है, दैट मीन्स एक्स एल माइनस एक्स सी कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। अगर ये जीरो हो गया बच्चों तो देखना जो जेड की वैल्यू क्या होगी, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जेड की वैल्यू हो जाएगी ओनली आर स्क्वायर प्लस जीरो, दैट मीन्स की जेड की वैल्यू कितनी आ गई? आर हो जाएगी, है ना। और इस समय जो इंपीडेंस होता है ये मिनिमम होता है, सबसे कम हो जाएगा, यानी जेड मिनिमम कितना होगा? जेड मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, कितनी हो जाएगी? आर हो जाएगी। बात समझ आ गई? तो कितनी होती है उसमें? इंपीडेंस की वैल्यू जीरो नहीं होती है, मिनिमम होती है ना, याद रखना, सबसे कम होती है, और कितनी होती है? वो आर के इक्वल होती है, ये भी याद रखना। याद है कितना होता है मिनिमम, और वो आर की वैल्यू के इक्वल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां से? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, बात समझ आ गया? चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 21 की। अब आते हैं आपके बहुत से अच्छे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको हिला देंगे। अगर आपने थोड़ी सी भी अगर चूक की तो क्वेश्चन आपका ऑप्शन यहां से गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आपके पास लास्ट के 6 क्वेश्चन है, जो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, है ना। और आप जल्दी से इसका कमेंट लिखना स्टार्ट करें, हड़बड़ी मत करें, पेन पेपर लेके बैठे हो, आराम से सॉल्व करो और लिख कर ना करेक्ट ऑप्शन बताओ। गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, है ना, सॉल्यूशन को समझ लेना। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आपने भी क्वेश्चन पढ़ लिया, जिन्होंने पढ़ लिया है अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े तो मैं समझाता हूं। लिखता है एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी सी है, याद रखना कैसा है वो? कैपेसिटर है, यानी एक संधारित्र लगा है, कैपेसिटर लगा है जिसकी कैपेसिटी कितनी है? सी है। और उसके किसके वहां लगा हुआ है? एसी सर्किट के दोनों साइड लगा हुआ है, एक एसी सर्किट में वो लगा हुआ है। कह रहा है उसमें हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो किसकी वैल्यू कितनी है? V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, उसके अक्रॉस विभव की वैल्यू गिवन है। तो कह रहा बताओ उसमें करंट का इक्वेशन क्या होगा? तो धारा का इक्वेशन क्या होगा, है ना। ऑप्शन नजर आ रहा है, बड़ा अच्छा अच्छा ऑप्शन लिखा है। बहुत ही देख बोझ बच्चे तो हैं जो ऑप्शन देके डर जाते हैं, छोड़ दे क्वेश्चन को, हमसा ना होने वाला।
है ना, हमसे ना हो पाएगा कल बोल के वो निकल लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, समझना है ना, बड़ी बात थोड़ी है, कुछ है तो समझ भी आई जाएगी। बात करते हैं। तो सबसे पहले याद रखना कैपेसिटर में क्या होता था, कि कैपेसिटर में मैंने बताया था कि अगर करंट हमेशा आगे चलता है, वोल्टेज कितना होता है, वोल्टेज हमेशा पीछे रहता है, कितने से, पाई बाई 2 से। यानी अब यहां पर ध्यान दो कि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वोल्टेज का, वो गिवन है v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो पहली बात है कि यहाँ जो फेज एंगल हमें गिवन है, कितना गिवन है, ओमेगा टी गिवन है। तो करंट का जो भी इक्वेशन आएगा, है ना, जो करंट का इक्वेशन आएगा उसका इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए, आई इक्वल टू आई नॉट साइन, और कौन आगे चल रहा है, करंट आगे है, कितना एंगल से ज्यादा है, पाई बाई 2 से। तो जो एंगल तो वोल्टेज में वो रहेगा ही रहेगा, साथ में उसमें एक एक्स्ट्रा पाई बाई 2 का एंगल हमको ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि करंट का जो फेज एंगल है वो पाई बाई 2 एंगल से ज्यादा है, किसके कंपेयर में, वोल्टेज के कंपेयर में। तो वोल्टेज के कंपेयर में फेज एंगल करंट का पाई बाई 2 ज्यादा होता है, यानी ऑप्शन तो ये करेक्ट होना चाहिए। अब देखोगे तो ऐसा क्वेश्चन आपको कुछ कहीं ना कहीं नजर आएगा ऑप्शन नंबर 2 में भी और ऑप्शन नंबर 4 में भी। ये तो बात हो गई। अब कैसे निकाले हम इस आई नोट की वैल्यू, आई नोट तो नहीं दिया है वहां पर, तो कुछ वी नोट के टर्म में गिवन है। अब निकालते हैं, हम कैसे निकालते हैं वी नोट। तो हमें पता है कि वी नोट का फॉर्मूला होता है, वो होता है आई नोट इंटू एक्स सी, है ना, वी इक्वल टू आई आर होता है ना, वही फॉर्मूला यूज कर, वी इक्वल टू आई आर, तो आई इंटू एक्स सी हो जाएगा, क्योंकि आर की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स सी हो जाएगा। तो यहां से v इक्वल टू हो जाएगा, और एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सी का फॉर्मूला होता है ओमेगा सी। तो यहां से आई नोट की फॉर्मूला कितना हो गया, वी नॉट इंटू ओमेगा सी। यानी जहां पर, यानी इस इक्वेशन में आई का फॉर्मूला हो जाएगा, आई नोट की जगह क्या लिख लोगे आप, वी नॉट ओमेगा सी होना चाहिए, और क्या लिखना होना चाहिए यहाँ पर, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 होना चाहिए। ये है करेक्ट आंसर इसका, है ना। और देखो उसने कहा भी तो था कि वो कैपेसिटर है, तो इंडक्टर तो एल का टर्म, तो ये सेकंड ऑप्शन होना भी नहीं चाहिए, वहां तुमने एल देकर रखा है, आपसे कहा क्या गया है कैपेसिटर के बारे में, तो ये तो होना नहीं था, है ना। और मैंने इसको पूरा प्रूव भी करके दिखा दिया कि वो सी की वैल्यू आएगी, और कैसे डिपेंड करेगी, वी आई नॉट की वैल्यू होगी वी नॉट ओमेगा सी के इक्वल, है ना। और करेक्ट ऑप्शन होगा यहां से, अब आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो एक सीक्वेंस वाइज में इसको देखना पूरे लेक्चर को, ठीक है, बात समझ आ जाएगी। यहाँ पर एक एक चीज को ध्यान देना, जो मैंने लिखा है यहाँ पर, आई नोट की वैल्यू ओमेगा वी नॉट ओमेगा सी के इक्वल होती है। करंट और वोल्टेज में कैसे फेज डिफरेंस करंट का आगे होता है वोल्टेज के कंपेयर में, इन केस ऑफ कैपेसिटर मतलब संधारित्र में। अगर इतनी बात समझ आ गई है तो एक क्वेश्चन आपके लिए भी रहेगा आगे, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले बात करते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि एक एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसी आईसी सर्किट में। आईसी सर्किट क्या होता है, आईसी सर्किट हम उसे बोलते हैं जिसमें कैपेसिटर लगा हो, इंडक्टर लगा हो और रेजिस्टर लगा हो, उसे हम बोलते हैं आईसी सर्किट, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, है ना। कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है, सही है। कह रहा है कि वोल्टेज में, है ना, कौन सा सही है, कह रहा है कि अगर उसमें रजिस्टर लगा है तो रजिस्टर में जो करंट है और वोल्टेज है वो आउट ऑफ फेज होते हैं, यानी वो अलग, यानी दोनों सेम लाइन पे नहीं होते, उनके बीच में कुछ एंगल होता है, फेज एंगल होता है। ये सही है, नहीं, रजिस्टर में तो दोनों सेम फेज में होते हैं, यानी ये ऑप्शन तो हो गया हमारा गलत। पूछा कौन सा सही है ना, ये तो हो नहीं सकता। कह रहा है करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, किसमें, इंडक्टर में, लेकिन कैपेसिटर में ये आउट ऑफ फेज हो जाते हैं। तो देखो कैपेसिटर में तो आउट ऑफ फेज होते हैं, पाई बाय 2 का एंगल होता है, ये बात सही है, लेकिन इंडक्टर में भी एंगल पाई बाय 2 का ही चलता है, ये भी आपको पता है। वोल्टेज और करंट में फेज एंगल कितना होता है इंडक्टर में, पाई बाय 2 का, और कैपेसिटर में भी कितना होता है, पाई बाय 2 का। तो सेकंड पार्ट तो सही नजर आ रहा है, लेकिन फर्स्ट पार्ट यहां से गलत हो गया। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, लिखता है कि करंट और वोल्टेज आउट ऑफ फेज होते हैं बोथ कैपेसिटर और इंडक्टर में, दोनों में जो होता है वो पाई बाय, दोनों आउट ऑफ फेज में रहते हैं। अगर बात करो कैपेसिटर की और इंडक्टर की, तो ये बात सही है। क्यों, क्योंकि अगर कैपेसिटर होगा तो यहां पर वोल्टेज वीसी होगा, तो यहां करंट होगा, एंगल कितना, कौन आगे रहेगा हमेशा, फेज एंगल कौन रहता है, फेज एंगल पाई बाय 2, यानी लीड कौन करता है, करंट लीड करता है, किसमें, कैपेसिटर में, है ना, लिखा है मैंने वीसी इसलिए। बात करें अगर इंडक्टर में क्या होता है, तो इंडक्टर में केस उल्टा चलता है, ये अगर हमारा करंट हुआ तो ये हो जाएगा हमारे पास वोल्टेज, और यहाँ भी वी एल, है ना, और यहाँ पर कौन लीड करता है, यहाँ पर लीड करता है हमारा
इंडक्टर का वोल्टेज लीच करता है करंट को कितने से, पाई बाई टू। तो यहाँ भी क्या है, आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज का मतलब होता है एंगल होना चाहिए, है ना। दोनों एक लाइन में आ जाएंगे तो बोलते हैं सेम फेज। तो एंगल तो है पाई बाई टू का, मतलब दोनों आउट ऑफ फेज में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लेते हैं। लिखता है करंट और वोल्टेज आउट ऑफ फेज होते हैं सी में, ये बात सही है। लिंक कह रहा है कि एल में कह रहा है, यानी इंडक्टर में दोनों आउट ऑफ फेज चलते हैं, ये बात तो सही है, हमें दिख भी रहा है। लिंक कहता है कि कैपेसिटर में वो सेम फेज में हो जाते हैं, नहीं कैपेसिटर में भी आउट ऑफ फेज होते हैं, ये चीज कहना गलत था। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, ठीक है। अब थोड़ा टाइम लो, टाइम लेके चैट बॉक्स में अपना आंसर लिखना, है ना। लाइव चैट है या तो कमेंट, अगर आप इस वीडियो को अगर बाद में देखोगे तो कमेंट जरूर लिखते चले जाना ना। एक वीडियो देखना, एक क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो और उसका आंसर, क्वेश्चन नंबर और उसका करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहो, ताकि मुझे भी चेक करना पता चले कि अगर आपने सही सॉल्व किया है या नहीं सॉल्व किया है। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए आता है, कह रहा है कि एक एसी सर्किट है ना, एक एन एसी सर्किट, resistance and inductance are connected in series, the potential and current in the inductor कितना होगा। ठीक है, एक सर्किट है, ठीक है, कैसी सर्किट, इसमें इंडक्टर लगा हुआ है ना, और उसमें प्रतिरोध में क्या लगा, प्रतिरोध और उसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोधक लगा, मतलब रेजिस्टर भी लगा और इंडक्टर भी लगा है। तो कह रहा बताओ उसमें पोटेंशियल और करंट किसमें पूछा है, सिर्फ वो भी ध्यान देना, हमसे पूरी सर्किट नहीं पूछी, हमसे पूछा है सिर्फ इंडक्टर में, है ना, इंडक्टेंस पूछा नहीं, इंडक्टर का पूछा है, पोटेंशियल और करंट। सिर्फ प्रेरक के सिरों पर विभव और धारा की वैल्यू पूछी गई है, कितनी होनी चाहिए। चलो बताओ जिससे करेक्ट आंसर, है ना, याद रखना, पोटेंशियल और करंट। तो पहला जो होगा वो पोटेंशियल का होगा, दूसरा करंट का होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए इसमें, तो क्या होना चाहिए कि जो वोल्टेज होगा वो तो होगा वी नॉट होगा, साइन होगा, ठीक है। करंट का जो फॉर्मूला आएगा वो आई इक्वल टू आई नॉट होगा, साइन होगा, ये सब में है, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज आगे रहता है, यानी वोल्टेज का एंगल पाई बाई टू आगे होगा, और करंट का एंगल कितना होगा, ओनली ओमेगा टी, क्योंकि वोल्टेज आगे रहता है किसमें, इंडक्टर में, पाई बाई टू से ज्यादा। तो यानी ऑप्शन हमसे पहले पूछा पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल कौन कौन सा है, ऑप्शन नंबर थ्री भी पॉसिबल है और फोर भी पॉसिबल, थ्री में भी नजर आ रहा है, फोर में नजर आ रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। अच्छा, अब करंट का क्या होना चाहिए, करंट होना चाहिए पाई बाई, ओनली होना चाहिए ओमेगा टी होना चाहिए, है ना, पाई बाई टू, यानी वो पाई बाई टू पीछे रहता है करंट, यानी उसमें पाई बाई टू नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर में नजर आ रहा है मुझे, सी नजर आ रही है, यही होना भी चाहिए। अब देखते हैं हमारे पास क्या इस आई नॉट की वैल्यू इस वी नॉट ओमेगा एल के इक्वल है या नहीं, चेक करते हैं। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वी नॉट इक्वल टू होता है आई नॉट, वी इक्वल टू होता है आई आर, तो वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट इंटू एक्स एल, ठीक है। तो यहां से वी नॉट का फॉर्मूला हो जाएगा आई नॉट इंटू एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, टू फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, तो एक्सएल को हम लिखते हैं ओमेगा एल से। तो यहां से आई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी नॉट बाई ओमेगा एल। तो क्या देखो यहाँ पर ऑप्शन में भी था आई नॉट की जगह वी नॉट बाई ओमेगा एल लिखा हुआ है ना, यहाँ पर लिखा हुआ आई नॉट के लिखा लिखा हुआ वी नॉट बाई ओमेगा एल। इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर थ्री होगा। ठीक है, वीडियो को ध्यान से सुनना, एक बार जाके अपने नोट्स को रिवाइज कर लेना। चलो बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, जल्दी से दो तीन क्वेश्चन और बचे हैं, अब बताओ जल्दी से 3 नंबर क्वेश्चन। फिर से आता है हमारे पास इंडक्टर, इसे सॉल्व करके बताओ, इसका मैं आंसर से बता दे रहा हूँ, है ना, इसका आंसर बताना आप कमेंट बॉक्स में, है ना। एक बार कमेंट चेक करना, मैंने कमेंट में भी इसका आंसर लिख दूंगा, या मैं अभी बता देता हूँ इसका। कह रहा है कि हमें जो करंट गिवन है किसमें, एक इंडक्टर के थ्रू, है ना, इंडक्टेंस एल है, तो उसमें करंट का इक्वेशन गिवन है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो बताया है, पूछा बताओ उसका वोल्टेज कितना होना चाहिए इंडक्टर के अक्रॉस। ठीक है, जल्दी से लोग 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, 20 से 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से आप इसका कमेंट में इसका करेक्ट ऑप्शन लिखो, चैट बॉक्स में, लाइव चैट में, नहीं तो आप इसको कमेंट में भी कर सकते हो। अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हो तो कमेंट में लिखना, अगर आप लाइव देख रहे हो भी तो आप इसको चैट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, देखो बीच में मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं ये लास्ट टेस्ट चल लेते हैं, है ना। बाकी आपका जो भी डाउट होगा आप लास्ट में कमेंट करना, है ना, लाइव चैट में, एंड क्वेश्चन मत पूछना, जो क्वेश्चन है नोट डाउन कर लो, है ना, पेपर में, और कमेंट में लिख देना, ताकि मैं जब बाद में देखूंगा तो मैं कमेंट में को मैं रीड कर सकता हूँ, है ना, फिर मैं इसका आपको कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा वहां पर। चलो बात करते हैं, हमें करंट गिवन है कि करंट का इक्वेशन गिवन है आई इक्वल टू आई नॉट
साइन ओमेगा टी हमें गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है हमें? इंडक्टर गिवन है। तो इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है? करंट से पाई बाई टू ज्यादा होता है, आगे होता है, यानी फॉर्मूला होना चाहिए साइन वी नॉट इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, है ना। वोल्टेज में पाई बाई टू एक्स्ट्रा रहना चाहिए, यानी कुछ तो ये पॉसिबिलिटी है। अब ऐसा इक्वेशन कहीं नजर आ रहा है तो हाँ, मुझे ऑप्शन नंबर 2 में तो नजर आ रहा है, लेकिन देखते हैं इस वी नॉट की वैल्यू कितनी होगी। तो मैंने भी क्या बताया था, वी नॉट इक्वल टू होता है आई नॉट इंटू ओमेगा एल, है ना। क्योंकि वी नॉट इक्वल टू होता है आई नॉट इंटू एक्स एल, और एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा एल। तो वी नॉट के लिए हम क्या लिख सकते हैं? आई नॉट लिख सकते हैं और ओमेगा एल लिख सकते हैं, इंटू क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहां से करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा नजर आ रहा था आपको, है ना। करंट दिया था, हमसे वोल्टेज पूछा था, तो वोल्टेज का तो पाई बाई टू हमेशा एक्स्ट्रा रहेगा रहेगा करंट से, यानी पाई बाई टू एक्स्ट्रा एंगल रहेगा ऐड ओमेगा टी के साथ, एक पाई बाई टू का टर्म एक्स्ट्रा लिखा होना चाहिए इसमें वोल्टेज में। तो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। लिख रहा है इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? तो कंडीशन याद रखना, जिनको नहीं पता है कंडीशन याद रखना, जिनको फॉर्मूला याद है वो फॉर्मूला में इसका करेक्ट ऑप्शन बताओ क्या होना चाहिए। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उनका मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ पूरा। मैंने कहा था जब रेजोनेंस होता है उसमें याद रखना क्या, एट रेजोनेंस, है ना। रेजोनेंस के समय क्या होता है? एक्सएल और एक्सी की वैल्यू इक्वल होती है। एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा एल होता है, और एक्सी की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन ओमेगा सी होती है। सॉल्व करते हैं, ओमेगा को इधर ले जाओ तो वो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन ये एल सी बन जाएगा, यानी ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन रूट ओवर एल सी बन जाएगी। ठीक है, यानी दिस इम्प्लाइज, है ना। अब देन दिस इम्प्लाइज क्या होगा? दिस इम्प्लाइज ओमेगा वाला फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई एफ की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन रूट ओवर एल सी, यानी यहां से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनेगा? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 पाई रूट ओवर एल सी। हमसे कह रहा है ये फ्रीक्वेंसी कैसे डिपेंड करती है, इसी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और ये डिपेंड कैसे कर रहा है? एलसी पर 1 अपॉन, है ना, 1 अपॉन है, ध्यान देना, ये 1 अपॉन है, 1 अपॉन रूट ओवर एल सी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? कैसे डिपेंड कर रहा है सी पर? इस फॉर्म में। इस एफ को क्या बोलते हैं? इस एफ को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। नहीं, इसे क्या बोलते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है उसमें करंट मैक्सिमम होता है और आपका इंपिडेंस मिनिमम होता है, ये भी याद रखना, है ना। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे दो टर्म याद रखोगे कि करंट क्या होगा? करंट होगा आपका मैक्सिमम, है ना। आपने कहीं पढ़ा होगा तो सर ने आपको बताया भी होगा। और इंपिडेंस क्या होता है? इंपिडेंस आपका होता है मिनिमम, ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, और ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी है। ठीक है, याद रहेगा। और आते हैं आज का हमारा दो क्वेश्चन और बचते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन आता है हमारे पास 26 नंबर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। ये क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूं, को हिंट देता हूं, है ना। इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा अभी, है ना, एक्सप्लेन कर रहा हूं। बाकी इसका मैं करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 26 का कह रहा था इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन है? लिखता है कि ए कैपेसिटर कैन कंडक्ट ए डीसी करंट बट इंडक्टर नहीं करता है ना। तो देखते हैं हम कैसे। देखो, पूछा है डीसी, तो याद रखना कि फ्रीक्वेंसी, डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी होती है 0, है ना। ये बात याद रखना। ऑब्जेक्टिव में पूछा था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी करंट कितनी होती है? 50, 60, 0 या 90 या 100, है ना। ऑप्शन आता है, याद रखना डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी हमेशा 0 होती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपसे ये भी पूछा जाएगा खासकर बोर्ड एग्जाम में, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी करंट कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, अब हम थोड़ा फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं एक्सएल के लिए। एक्सएल का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ इंटू एल। तो एक्सएल की वैल्यू किसके लिए? और डीसी के लिए कितनी हो जाएगी? डीसी में कितनी होती है?
डीसी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी होती है जीरो, तो एक्सएल के लिए कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है यही तो जीरो बन गई, तो एक्सएल भी कितना आ जाएगा, जीरो। तो एक्सएल की वैल्यू डीसी के लिए कितनी होती है, जीरो होती है। बात करते हैं अब हम इंडक कैपेसिटर में, तो एक्सी की वैल्यू होती है 1/2 पाई एफ सी। ठीक है। अब देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है कैसे, इनवर्सली। तो अगर ये एफ की वैल्यू जीरो हो जाए, है ना, एफ की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/0। इसका मतलब क्या था, टेंस टू इन्फिनिटी, यानी कितनी हो जाती है फ्रीक्वेंसी, इन्फिनिटी। इसकी इंडक्टिव इंडक्टर कितनी होती है, जीरो हो जाती है। कितनी हो जाएगी, कैपेसिटर के लिए इन्फिनिटी हो जाएगी और इंडक्टर के लिए जीरो। अगर करंट, है ना, इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर रजिस्टर जीरो हो जाएगा तो कंडक्शन उतना ज्यादा, यानी वो कंडक्ट करेगा। और अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए, वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, अगर आर ही इन्फिनिटी हो जाए तो करंट कितना हो जाता है, जीरो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये डू नॉट कंडक्ट। दैट मीन्स कि यहाँ पर करंट की कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। अब देखिए बताओ जल्दी से, करेक्ट ऑप्शन क्या करना चाहिए। लिखता है एक कैपेसिटर कैन कंडक्ट ए डीसी करंट, नहीं गलत है ना, करंट जीरो हो गई, कंडक्ट तो नहीं करेगा। और इंडक्टर नहीं करता है, नहीं इंडक्टर तो करता है, इंडक्टर तो कंडक्ट कर रहा है, कैपेसिटर नहीं करता है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। ठीक है। ए डीसी करंट द इंडक्टर कैन कंडक्ट बट नॉट ए कैपेसिटर। डीसी सर्किट में इंडक्टर कंडक्ट करता है बट कैपेसिटर नहीं करता है, यही ऑप्शन तो सही है यहाँ पर, है ना, यही ऑप्शन तो सही है आपका, कि डीसी में इंडक्टर कंडक्ट करता है ना, कैन कंडक्ट कर सकता है बट कैपेसिटर नहीं करता है। और उसमें सी थी देखते हैं, इन डीसी करंट बोथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर डू नॉट कंडक्ट, दोनों कंडक्ट नहीं करते, ये गलत है ना। कह रहा है एन इंडक्टर हैड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन द डीसी सर्किट। क्या एक इंडक्टर के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, कहाँ होता है, मैं तो अभी लिखा है इंडक्टर के लिए कितना होता है, जीरो होता है। इनफाइनाइट किसका होता है, इनफाइनाइट होता है आपका, किसके लिए इनफाइनाइट होता है, आपका कैपेसिटर के लिए। बात समझ आ गई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये बात समझ आएगी, नहीं तो वीडियो को एक बार बाद में पॉज करके रिवाइंड करके देख लेना, है ना, बात समझ आ जाएगी, है ना। और ये सारा कैलकुलेशन आप खुद से पेन पेपर के करेंगे। ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि लोगों के अब हालत खराब हो गई है, अब कोई कमेंट नहीं कर पा रहा है ना, लग रहा है सब सो गए हैं, है ना, और किसी को अब समझ नहीं आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, इसलिए और कुछ नहीं, है ना। तो चैप्टर को रिवाइज करना, इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता है। ये लास्ट वाले क्वेश्चन उनके लिए है जो लोग जेई और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो कंपलसरी है, वो उनको तो होने चाहिए, है ना, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो ये क्वेश्चन आना चाहिए। चलो बात करते हैं, लिखता है एट रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर, है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। चलो देखो जल्दी सुन लो, है ना, 2 मिनट। कह रहा है सीरीज एलसीआर सर्किट में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कथन सत्य है, किसके लिए, एक एलसीआर श्रेणी में परिपथ में। कह रहा करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम एंड फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई इज पाई/2, है ना। तो कह रहा है कि उसमें सर्किट में मैक्सिमम करंट होता है, ये बात तो सही है। यहां भी लिखा करंट मैक्सिमम होता है, ये भी बात सही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 गलत है, करंट मिनिमम होता है, नहीं, रेजोनेंस पे तो मैक्सिमम करंट मिलता है, मैंने अभी बताया था, करंट मैक्सिमम होता है। ठीक है। और कह रहा है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज पाई/2, और उस केस में रेजोनेंस केस में फेज डिफरेंस कितना होता है, वोल्टेज और करंट के बीच में पाई/2 का होता है, ये गलत है ना। बताता हूँ क्या होता है एट रेजोनेंस में, ताकि आप खुद इसका करेक्ट ऑप्शन लिख पाओगे, है ना, मैं सिर्फ हिंट्स दे रहा हूँ, आप इसका खुद आंसर बताना। तो एट रेजोनेंस, है ना, यानी अनुदाद जब होता है तब क्या होता है, तब करंट होता है हमारा मैक्सिमम। ठीक है। फेज डिफरेंस 5 बोलते हैं, वो होता है 0 डिग्री, किसके बीच में, बिटवीन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, है ना। वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना होता है, फेज डिफरेंस, वो 0 डिग्री होता है, इसका मतलब होता है दोनों किस में है, दोनों आपके सेम फेज में है, तो बोलते हैं सेम फेज में हो जाते हैं। ठीक है। और करंट क्या होता है, करंट आपकी की वैल्यू तो मैक्सिमम होती है, तो करंट मैक्सिमम होता है, लेकिन फेज डिफरेंस पाई/2 होता है, नहीं, 0 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपको शायद नजर आ जाएगा सही, कि फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 0 डिग्री, ये सही है। वोल्टेज मैक्सिमम होता है और फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई इज पाई/2, तो ये गलत है ना। वोल्टेज मैक्सिमम होता है और करंट भी मैक्सिमम होता है, ये दोनों बात सही है,
लेकिन फेज डिफरेंस कितना होता है हमेशा 0 डिग्री। तो ये बात तो सही थी लेकिन ये ऑप्शन गलत था। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन में 2, कि धारा अधिकतम होती है और वोल्टेज और करंट में कालांतर कितना होता है? शून्य होता है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, बाकी जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लो, है ना, जो नया है सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को जो ज्वाइन कर लो, हाँ चैन कर लो। मैंने वहाँ पर टेस्ट भी लेना मैंने स्टार्ट किया। मैं हर दिन 1-2 क्वेश्चन मैं पोस्ट करता हूँ वहाँ पर। एमसीक्यू क्वेश्चन आपको वहां पर से करेक्ट ऑप्शन चूज करने होते हैं, वो कर लो। और जो लोग पुराने लोग हैं वो एक बार बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। बाकी हम डेली सीरीज लाएंगे वीडियो का एक ना एक, और आपकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो भी जेई मेंस नीट को लेकर एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगा तो हम आपको यहाँ पर बताते ही रहेंगे। और एक मैथ का भी लेक्चर अब जल्द ही शुरू होने वाला है, तो मैथ के भी स्टूडेंट्स ध्यान दें और वो भी पेन पेपर लेकर हमेशा बैठ जाएं। जब भी वीडियो आता है पेन पेपर लेकर बैठ जाना, क्योंकि मैं कुछ आपसे टेस्ट लेने वाला होता हूँ। ठीक है, इसलिए हमेशा जब भी आओ टेस्ट देने तो पेन पेपर लेके आओ, ताकि जैसे वैसे। और बाकी वैसे रात बहुत हो चुकी है। ठीक है, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो।